नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। किसान भाइयों, हरी मटर का उपयोग सब्जी बनाने, सूप और जमे हुए डिब्बाबंद भोजन में किया जाता है। हरी मटर का भूसा एक पौष्टिक चारा है और इसका इस्तेमाल किसी भी जानवर को खिलाने के लिए किया जाता है। तो आप मटर की खेती करके अधिक लाभ कमाने के लिए वैज्ञानिक तकनीक से बुआई कैसे करें, इसकी जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र शहडोल के वरिष्ठ कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर मृगेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे मटर की खेती की। सब्जियों में मटर का अपना स्थान है। दलहनी फसल होने के साथ साथ में प्रोटीन से भरपूर है और उपज भी अच्छी आती है, कीमत भी अच्छी मिलती है। भूमि का चयन और तैयारी। किसान भाइयों, मटर के लिए उपजाऊ तथा जल निकास वाली मिट्टी सर्वोत्तम है। इसकी खेती के लिए मटियार, दोमट और दोमट मिट्टियां उपयुक्त रहती है। सिंचाई की सुविधा होने पर बलुआर दोमट भूमियों में भी मटर की खेती की जा सकती है। अच्छी फसल के लिए मृदा का पीएच मान 6.5 से 7.5 होना चाहिए। खरीफ की फसल काटने के बाद मिट्टी पलटने वाले हल से एक जुताई की जाती है। उसके बाद 2 से 3 जुताइयां देसी हल या कल्टीवेटर से की जाती है और प्रत्येक जुताई के बाद खेत में पाटा चलाना आवश्यक है, जिससे ढेले टूट जाते हैं और भूमि में नमी का संरक्षण भी होता है। बुआई के समय खेत में पर्याप्त नमी का होना आवश्यक है। तो किसान भाई, खेत की तैयारी करने के बाद हम बात करते हैं उसमें बीज की। सबसे महत्वपूर्ण है किस्म का चयन करना। तो अगेती फसल के लिए जो ये समय चल रहा है, इसके लिए सबसे बढ़िया अर्केल है, PSM 3 है, काशी नंदिनी है, जवाहर मटर 3 है, जवाहर मटर 4 है। इन वेराइटीज का हम चयन कर सकते हैं। खाद और उर्वरक प्रबंधन। किसान भाइयों, मटर की अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए संतुलित मात्रा में खाद व उर्वरकों का देना आवश्यक होता है। खेत की अंतिम जुताई के समय 8 से 10 टन प्रति हेक्टेयर गोबर की खाद या फिर कंपोस्ट मिट्टी में मिला देना चाहिए। उर्वरकों का सही मात्रा में निर्धारण मृदा परीक्षण के आधार पर किया जा सकता है। जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि दलहनी फसल है, तो इसमें न्यूट्रिएंट की जहाँ तक बात है तो 25 केजी नाइट्रोजन, 50 केजी फास्फोरस और 50 केजी पोटेशियम की ज़रूरत होती है। तो बुआई के समय ही हम नाइट्रोजन की आधी मात्रा और फास्फोरस पोटेशियम की पूरी मात्रा बुआई के समय ही फसल को दे देते हैं। बीज की मात्रा और बीजोपचार। किसान भाइयों, बीज की मात्रा बोने के समय किस्म और बुआई विधि पर निर्भर करती है। इसके लिए स्वस्थ एवं प्रमाणित बीज ही प्रयोग किया जाना चाहिए। हमें कितना बीज बोना चाहिए? तो वैसे इसके लिए 100 किलो प्रति हेक्टेयर का बीज दर रिकमेंडेड है, लेकिन अगेती फसल के लिए कई बार किसान ज़्यादा बीज दर का भी उपयोग करते हैं। तो अगेती फसल के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि बीजोपचार आवश्यक रूप से किया जाए और उसके लिए हम बीटा वैक्स पावर, जिसमें दोनों तरह के फफूंदनाशक का मिश्रण है, उससे हम बीजोपचार करें। साथ में चूँकि ये दलहनी फसल है, इसलिए इसमें राइजोबियम और PSB से इसका बीजोपचार ज़रूर करें। अगर हम बीजोपचार करते हैं तो एक तो रोग व्याधि से भी काफ़ी मुक्ति रहती है। साथ में हमें एक चीज़ का ये ध्यान रखना चाहिए कि हम जब खेत की बुवाई करें तो प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस 15 से 20 सेंटीमीटर और रो टू रो डिस्टेंस 25 से 30 सेंटीमीटर के आसपास होना चाहिए। खेत में नमी की मात्रा उपयुक्त हो। कई बार
किसान भाई क्या करते हैं कि सूखे खेत में बुवाई करके बाद में इसकी सिंचाई करते हैं, पर अपने को खेत की सिंचाई करने के बाद जब उपयुक्त नमी हो तभी बुवाई करनी चाहिए, तो अंकुरण अच्छा आता है। ये विशेष रूप से ध्यान देने की बात है। मटर की फसल में सिंचाई प्रबंधन। मटर की फसल से अच्छी उपज लेने के लिए मिट्टी के प्रकार को देखकर फसल की जरूरत के हिसाब से सिंचाई करनी चाहिए। जहां तक संभव हो सके तो सिंचाई के लिए स्प्रिंकलर विधि का प्रयोग करें या फिर खेत में 3 मीटर की दूरी पर नालियां बनाकर रिसाव पद्धति द्वारा सिंचाई करें। मटर में हमेशा हल्की सिंचाई करनी चाहिए। अधिक पानी होने पर फसल पीली पड़कर सूख जाती है। अब जब बुवाई कर लेते हैं तो इसमें बात आती है खरपतवार नियंत्रण की। तो इसमें कोई, चूंकि दलहनी फसल है, पोस्ट इमरजेंस कोई इसमें रिकमेंडेड नहीं है बीडीसाइड, तो बोने के तुरंत बाद से 2 दिन के तक हम पेंडामिथिलिन 3.3 लीटर 30 EC का 700 से 800 लीटर पानी में घोल बना के हमको इसका स्प्रे कर देना चाहिए। उपयुक्त किस्म का चुनाव करते हैं और बीजोपचार करके आप इसकी बोनी करते हैं, कल्चर का प्रयोग करते हैं, तो आपको निश्चित रूप से इसमें अच्छी फसल प्राप्त होगी, अच्छी पैदावार होगी। किसान भाइयों, मृदा एक बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है। ये प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कई प्रकार के जीवों का भरण पोषण करती है। इसके अतिरिक्त मृदा निर्माण एक बहुत ही धीमी प्रक्रिया है। मृदा अपरदन की प्रक्रिया ने प्रकृति के इस अनूठे उपहार को केवल नष्ट ही नहीं किया है, अपितु अनेक प्रकार की समस्याएं भी पैदा करती हैं। लेकिन इसका सबसे अधिक प्रभाव खेती करने वाले किसानों पर पड़ रहा है। तो आप कैसे रोके मृदा क्षरण को, इसकी जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर देवाशीष मंडल। पृथ्वी, जिसे हमने माँ का दर्जा दिया है, आज उसके अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। विकास के नाम पर आज जिस तरह से प्रकृति से खिलवाड़ किया जा रहा है, ऐसे में वो दिन दूर नहीं जब प्रकृति हमारे साथ खिलवाड़ करेगी। कुदरत हमेशा संतुलन से चलती है, लेकिन अब शहरीकरण, औद्योगिकीकरण और बढ़ती आबादी की जरूरतों की पूर्ति के कारण प्राकृतिक संसाधनों का बेतहाशा प्रयोग किया जा रहा है। कहीं खनन, कहीं वनों की कटाई, तो कहीं जल की बर्बादी। ऐसे कई कारण हैं जिससे पृथ्वी का संतुलन अब बिगड़ने लगा है। आज अनियमित बारिश से कहीं बाढ़ तो कहीं सूखे जैसे हालात हैं, जिसका सीधा असर खेती बाड़ी पर रहा है। किसान भाई को मैं ये कहना चाहूँगा कि आज का जो विषय है, जो एक ज्वलंत मुद्दा भी है कि मिट्टी को हम कैसे बचा सकें। मिट्टी का क्षरण बहुत तेज़ी से हो रहा है, तो इस मिट्टी के क्षरण को रोकने के लिए किसान भाई अपने खेतों को बचाने के लिए, ऊपरी हिस्से के मिट्टी को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं। एक तो है कि जब मिट्टी क्षरण होता है तो मिट्टी के अंदर जो पोषक तत्व है वो भी घुल के मिट्टी के खेतों के बाहर चले जाते हैं, तो इसीलिए आपका लागत हर साल बढ़ता जाता है। मिट्टी जो कि अनमोल है, आज इसका क्षरण बड़ी तेजी से हो रहा है। आपको बताते चले कि फसलों के उत्पादन के लिए पृथ्वी की ऊपरी 15 सेंटीमीटर सतह ही जरूरी है, जो कि रसायनों के प्रयोग से खराब हो रही है। वहीं सिंचाई की परंपरागत विधियों के चलते खेत की मिट्टी का क्षरण हो रहा है। कहीं जल बहाव से तो कहीं हवा से मिट्टी का कटाव पहले की अपेक्षा तेजी से बढ़ रहा है। हम आपको ये भी बता दें कि मिट्टी की 1 इंच ऊपरी सतह बनने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। आज इसको बचाने की जरूरत है। खेतीबाड़ी के क्षेत्र में देखा जाए तो आज जिस तरह से उत्पादन बढ़ाने की चाहत में किसान रासायनिक तत्वों का प्रयोग कर रहे हैं, ऐसे में वातावरण सहित मिट्टी और मानव पर भी इसका बुरा असर पड़ रहा है। आज जरूरत है कुदरत के साथ मिलकर जैविक खेती करने की, जिसे आसानी से किया जा सकता है और पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए अच्छा लाभ भी कमाया जा सकता है। लेकिन जो हमारा खेती का तरीका है, उसके दौरान हम इसको बहुत आसान तरीके से इसको बचा सकते हैं। जैसे कि अगर हम हरी खाद का उपयोग करें तो हरी खाद के दौरान जो मिट्टी का आच्छादन हो जाएगा, उससे बारिश की जो रफ्तार है उसको रोकेंगे और मिट्टी कटाव को बहुत कम कर देते हैं।
तो इससे क्या होता है कि मिट्टी जब बच जाते हैं तो मिट्टी के पोषक तत्व भी मिट्टी में बनी रहती है। तो इसीलिए बाहर से आपको रासायनिक खाद इस्तेमाल करने का बहुत कम ज़रूरत पड़ेगा। इसके तहत अब हमें रसायनों का कम प्रयोग करते हुए जैविक खेती को बढ़ावा देना होगा, जिसमें गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, जीवामृत जैसे उत्पादों का प्रयोग फसलों में बढ़ाना होगा। सिंचाई की परंपरागत विधियों को छोड़ उन्नत सिंचाई पद्धति जैसे ड्रिप और फव्वारा तकनीक से सिंचाई करनी होगी और वर्षा जल संग्रहण तकनीकियों के साथ ही मिट्टी और जल क्षरण के रोकने के उपाय जैसे मेडबंदी, चेक डैम, कंटूर फार्मिंग, मिक्स फार्मिंग, ढाल के विपरीत दिशा में जुताई, हरी खाद और दलहनी फसलों को बढ़ावा देना होगा। मेरा तो ये सुझाव है कि आप अगर रासायनिक खाद इस्तेमाल करना चाहते हैं तो मिट्टी का जांच बहुत ज़रूर करा लें, क्योंकि हर मिट्टी में कुछ ना कुछ अच्छे चीज़ होते हैं, कुछ में किसी प्रकार के पोषक तत्व कम भी होते हैं। तो जब हम जांच करेंगे उसके दौरान हमें ये पता लग जाएगा कि मिट्टी में किस चीज़ की, किस पोषक तत्व की कितना ज़रूरत है। तो उस हिसाब से भी आप जो मिट्टी का स्वास्थ्य है उसको आप बचा पाएंगे और अधिक से अधिक पैदावार ले सकते हैं कम से कम लागत में। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि जब हम धान के बाद गेहूँ लेते हैं और उसके बीच में जो गैप आते हैं, उस गैप के दौरान आप दलहनी फसल ले सकते हैं, जो कि हवा से नाइट्रोजन लेके मिट्टी में स्थापित कर देते हैं। बाहर से आपको नाइट्रोजन की जो खाद है जैसे यूरिया है वो आपको डालने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। और तीसरा एक मुद्दा मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि जब आप वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं, जो तालाब में आप पानी इकट्ठा करते हैं, तो जो पठारी क्षेत्र है उसमें से मिट्टी कटाव होके मिट्टी निचली हिस्से में इकट्ठा हो जाता है, तो उसमें से आपका जो पानी धारण क्षमता है तालाब में वो कम हो जाता है। तो उसको रोकने के लिए जो पठारी क्षेत्र है उसमें आप कंटूर बाइंडिंग कर सकते हैं, पार्कोलेशन टैंक लगा सकते हैं, और जो एग्रो फॉरेस्ट्री हैं जिसके दौरान आप मिट्टी को ऊपर जो पठारी क्षेत्र में मिट्टी कटाव तेज़ी से होता है उसको हम रोक सकते हैं। और आजकल जो बायोडाइवर्सिटी के नाम से और जहाँ पे घास का क्षेत्र है जहाँ पे घास लगा सकते हैं उसको भी हम बनाएंगे, तो जो मिट्टी क्षरण है वो कम हो जाएगा। उससे आपका जो पानी का हार्वेस्टिंग है, वाटर हार्वेस्टिंग, वो भी बहुत अच्छा हो सकता है, जिस पानी को आप अगले फसल के लिए उपयोग कर सकते हैं। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी और इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, आंचलिक कृषि अनुसंधान जबलपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला छिंदवाड़ा और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आगामी दिनों में घने बादल छाए रहने और भारी से मध्यम बारिश होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 30 से 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 से 22 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहने की संभावना है। आने वाले दिनों में हवा दक्षिण पश्चिम पूर्व और पूर्व दिशाओं से बहने एवं 15 से 17 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने की संभावना है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि अगले दिनों के दौरान मौसम की स्थिति को देखते हुए यदि कटी हुई फसल को एकत्र करके ढकने की उचित व्यवस्था नहीं है तो ऐसी स्थिति में फसल की कटाई न करें, फसलों को खेत में ही खड़ा रहने दें। सरसों की बुआई के लिए पूसा सरसों 25, पूसा सरसों 26, पूसा सरसों 28, पूसा अगरणी, पूसा तारक, पूसा माहक आदि के बीज की बुआई करें। बीज की मात्रा 1.5 से 2 किलोग्राम प्रति एकड़ रखें। जहां भी शीघ्र पकने वाली मक्का की किस्में लगाई गई हैं, भुट्टों और पौधों का रंग बदलने पर फसल की कटाई करने की सलाह दी जाती है। भुट्टों को तोड़कर अच्छी तरह से सुखा लें और मेज सेलर की सहायता से बीज को अलग कर भंडारित करें। भुट्टे तोड़ लेने के बाद बचे हुए मक्के के पौधों को पशुओं के लिए हरे चारे के रूप में उपयोग कर सकते हैं। किसान भाई खाली पड़े खेतों में अगेती मटर लगाने के लिए खेत की तैयारी करें। हरी फली वाली मटर के लिए खेत की तैयारी करें और बुआई पूरे अक्टूबर माह में कर सकते हैं। अनुशंसित किस्मों में अर्किल, PSM 3 या आजाद मटर आदि उन्नत किस्मों के बीज की व्यवस्था कर लें। किसान भाई खाली पड़े खेतों में आलू लगाने के लिए खेत की तैयारी करें। बुआई सितंबर माह के तृतीय सप्ताह के बाद करें, यानी अक्टूबर माह तक कर सकते हैं। फफूंद जनित रोगों की रोकथाम के लिए बीजों का उपचार अवश्य करें।
बुआई से पहले आलू के बीजों को पेंसीक्विरोन 25 ml प्रति क्विंटल बीज के हिसाब से उपचारित करके बोनी करें। आलू के बीज की मात्रा 2500 से 300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। किसान भाई, आलू की उन्नत किस्मों में कुफरी सिंदूरी, कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी ज्योति, कुफरी बादशाह, कुफरी बहार, कुफरी अशोका, कुफरी पुखराज, कुफरी चिपसोना 1, कुफरी चिपसोना 2, कुफरी चिपसोना 3, कुफरी अरुण, कुफरी पुष्कर, कुफरी सतलज, कुफरी सूर्या, कुफरी ख्याति, कुफरी फ्रीसोना खेती के तहत आलू की लोकप्रिय किस्में हैं। आदि किस्मों में से आप चयन कर सकते हैं। बीज उत्पादन के लिए उगाई जाने वाली सोयाबीन की फसल में से अन्य किस्म के पौधों को निकाल दें, जिससे बीज की शुद्धता बनी रहे। जिन किसानों ने सोयाबीन की JS 95-60, JS 20-34, JS 93-5, NRC 130, NRC 138 आदि की जल्दी पकने वाली किस्में उगाई हैं, उन्हें 90% फली पीली होने के बाद फसल काटने की सलाह दी जाती है। इससे बीज के अंकुरण पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। फसल को बारिश या छाया से बचाने के लिए तुरंत धूप में सुखाना चाहिए। परिपक्वता चरण के दौरान निरंतर बारिश के कारण सोयाबीन की फसल को उसके गुणवत्ता मानकों के संदर्भ में प्रभावित होने की संभावना है। कपास की फसल में रस चूसक कीटों का आक्रमण दिखाई दे रहा है, अतः किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि इसके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड साथ में एसिफेट 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से स्प्रे करने की सलाह दी जाती है। किसानों को सलाह दी जाती है कि कपास की खड़ी फसल में निराई गुड़ाई एवं मिट्टी चढ़ाने का कार्य पूर्ण करें एवं 25% नाइट्रोजन, 50% फास्फोरस और 50% पोटास उर्वरक की मात्रा दें। फसल की सतत निगरानी करें। पिंक वॉल वर्म कीट के प्रकोप की संभावना है। उपाय के लिए फेरोमोन ट्रैप 2 प्रति एकड़ की दर से स्थापित करें। गन्ने की फसल को गिरने से बचाने के लिए 3 से 4 गन्नों को आपस में हरी पत्तियों के सहारे बांध दें। गन्ने की फसल में लाल सड़न रोग के लक्षण दिखाई देने पर कार्बेंडाजिम 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर स्प्रे करें। पायरिल्ला कीटों के प्रकोप को कम करने के लिए गन्ने के खेतों में उचित जल निकासी की व्यवस्था करें। इसके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड 0.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से स्प्रे करने की सलाह दी जाती है। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उनका जवाब इस प्रकार से है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उससे पूछा है ग्राम पचोखर जिला पन्ना के कृषक आनंद तिवारी ने। ये बरसीम की वैज्ञानिक बुआई तकनीक के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो आनंद तिवारी जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। दुधारू पशुओं के लिए बरसीम बहुत ही पौष्टिक और स्वादिष्ट हरा चारा है। इसमें रेशे की मात्रा कम और प्रोटीन की औसत मात्रा 20 से 22% की होती है। ये चारा आसानी से पचता है, जिस कारण पशुओं को अलग से खली खाना देने की जरूरत कम पड़ती है। पशुपालन व्यवसाय में पशुओं के आहार पर लगभग 70% खर्च आता है, जैसा कि सूखे चारे की कीमत भी काफी अधिक है और ऐसे में हरा चारा उगाकर इस खर्च को कम करके अधिक लाभ लिया जा सकता है। बरसीम को खिलाने से पशु स्वस्थ रहते हैं और उनका दूध उत्पादन बढ़ता है। बरसीम का अधिक उत्पादन होने पर हरे चारे का साइलेज बना सकते हैं, जो चारे की कमी होने के समय पशुओं को खिला सकते हैं। इसके अतिरिक्त ये लवणीय और क्षारीय भूमि को सुधारने के साथ साथ भूमि की उर्वरा शक्ति भी बढ़ाता है। किसान भाइयों, इसकी बुआई के लिए सबसे सही सितंबर के अंतिम सप्ताह से नवंबर तक का समय है। बरसीम के अच्छी फसल के लिए सिंचित खेत का चुनाव किया जाता है, जिसकी मिट्टी भारी दोमट और अधिक जल धारण क्षमता वाली हो, जिसमें जल निकास की अच्छी सुविधा हो। बरसीम क्षारीय भूमि में भी उगाई जा सकती है, लेकिन मिट्टी का पीएच मान 8 से कम होना चाहिए। ध्यान रहे, अम्लीय भूमि बरसीम के लिए उपयुक्त नहीं होती है। इसके लिए खेत में 1 से 2 हैरो चलाएं। इसके बाद 2 से 3 बार कल्टीवेटर चलाकर खेत समतल कर लें।
अब बात आती है खाद और उर्वरक प्रबंधन की। तो 20 टन सड़ी हुई गोबर की खाद और नाइट्रोजन फॉस्फेट की आपूर्ति के लिए बुआई के समय डीएपी की 155 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर प्रयोग करें, जिससे आपकी फसल की पैदावार अच्छी होगी। किसान भाइयों, उन्नत किस्में सानी किस्मों की तुलना में अधिक हरे चारे की पैदावार देती हैं। इसलिए अधिक और जल्दी चारा प्राप्त करने के लिए बरसीम की वरदान, मेस्कावी, बुंदेलखंड बरसीम, JLB 148, BL10 किस्मों का चयन करें, जिनकी प्रति हेक्टेयर हरे चारे की औसत उपज 800 से 1000 क्विंटल की है। जहां तक बीज दर की बात है तो 1 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 25 से 30 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ती है। किसान भाइयों, बीजों को हमेशा किसी विश्वसनीय और प्रमाणित संस्था से ही खरीदें और यदि बुआई के समय बढ़िया क्वालिटी का प्रमाणित बीज उपलब्ध नहीं हो तो स्थानीय बीजों का प्रयोग करना पड़ता है, जिसमें कासनी नामक खरपतवार के बीज मिले हो सकते हैं। कासनी के बीजों को अलग करने के लिए नमक 5 से 10 ग्राम को प्रति लीटर पानी में घोलकर उसमें बरसीम का बीज को समय के लिए डालकर रखते हैं, जिससे कासनी का बीज हल्का होने के कारण घोल के ऊपर तैरने लगता है। फिर उसको अलग कर लें। इसके बाद 2.5 ग्राम थीरम या 2 ग्राम कैप्टान या 2 ग्राम कार्बेंडाजिम से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित कर लें। इसके बाद 1.5 से 2 लीटर गर्म पानी में 250 ग्राम गुड़ का घोल बना लेना चाहिए। फिर घोल को ठंडा करके इसमें राइजोबियम कल्चर के 2 पैकेट को मिलाएं। फिर इस मिश्रण को 25 से 30 किलोग्राम बीज पर छिड़ककर अच्छी तरह से मिलाएं और इसके बाद शोधित बीज को छायादार स्थान पर सुखाकर बुआई कर दें। बुआई हमेशा क्यारी बनाकर करें, जिसमें बीज को छिटक दें और उसके बाद दूसरे तीसरे दिन से बरसीम का जमाव शुरू हो जाता है। इस प्रकार किसान भाइयों, बरसीम की प्रथम कटाई बुआई के 50 से 55 दिन के बीच कर सकते हैं और अन्य कटाइयाँ 30 से 35 दिन के अंतराल पर कर सकते हैं। अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से होगी आपसे मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।